गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए, साउंड वगैरह एक बार चेक कर लो। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बच्चे जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की, और सेकंड चैप्टर जो था हमारा, ठीक है, उसमें हमने रेफ्रिजरेंट की बात की। तो दो आपके जो बड़े चैप्टर हैं काफी, वो दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर है बच्चे जिसमें हम बेसिक साइकिल के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो रेफ्रिजरेशन होता है, ठीक है, इसके लिए जो थर्मोडायनेमिक साइकिल इन्वॉल्व होती है हमें वो समझना होगा थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, और यहां पर हम बेसिकली 3 चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक आपका जिनमें से होगा वीसीआरएस यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर बच्चे हमारा जो है जिसमें हम बात करेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन की। ठीक है, तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर नंबर थर्ड हमारा जो होगा ये हमारा होगा बेसिक रेफ्रिजरेशन। चैप्टर नंबर थर्ड में जो हम बात करेंगे किसकी करेंगे? बेसिक रेफ्रिजरेशन। ठीक है, चलिए, तो इसमें है क्या? इसमें कुछ साइकिल्स हैं जो हमें देखनी होंगी। ठीक है, और जिसमें से फर्स्ट साइकिल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये आपकी होती है वीसीआरएस यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल हमें जो सीखनी है यहां पर, ये आपकी है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, हिंदी में आपको या तो सिंपल इस तरह से लिख देगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्रणाली। अगर हिंदी की हम लोग बात करेंगे तो या तो सिंपल आपको इस तरह से लिखा दिखाई देगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्रणाली। ठीक है, या आपको लिख कर देगा वेपर यानी कि वाष्प, कंप्रेशन होता है संपीड़न। ठीक है, रेफ्रिजरेशन की हम बात करते हैं तो ये आपका हो गया प्रशीतन, और सिस्टम आपका होता है प्रणाली। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम आप देख सकते हो। ठीक है, अगर इंग्लिश की हम बात करेंगे तो इंग्लिश में ये सिंपल लिखा आपको दिखाई देगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो बच्चे एक बार समझ लेते हैं पूरा कि ये सिस्टम, ये प्रणाली किस तरह से होती है, और फिर इसमें कुछ कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस उनके बारे में अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, बाद में हर एक कंपोनेंट अपने आप में एक चैप्टर के रूप में आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर हम वीसीआरएस की बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो सी वर्ड है, यह सी वर्ड बताता है कि यहां पर वेपर का कंप्रेशन होता है। ठीक है, और कंप्रेशन हम करते हैं, कंप्रेशन करने के लिए यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कंप्रेसर का। तो इस बात को अच्छे से नोटिस करिएगा कि यहां पर बात हो रही है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, वीसीआरएस की। सी मतलब यहां पर है कंप्रेशन, और कंप्रेशन मतलब होता है संपीड़न करना, यानी कि किसी चीज को दबाना। ठीक है, और जब किसी चीज को हम दबाएंगे तो उसका प्रेशर तो है ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां पर वेपर का तापमान भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो कंप्रेशन करने के लिए, दबाने के लिए हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं कंप्रेसर का। तो एक बार इसका लाइन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझते हैं। चलिए, तो बच्चे अगर हम बात करेंगे कि वीसीआरएस में कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 4 बेसिक चीजें होती हैं जो आपको सबसे पहले समझनी होगी। ठीक है, एक आपका होता है यहाँ पर क्या? कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर के बाद यहाँ पर लगा होता है क्या? एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रोटलिंग डिवाइस। ठीक है, यहां पर बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग डिवाइस के बाद यहां पर लगा होता है इवेपोरेटर। ठीक है, इवेपोरेटर लगा होगा, और इवेपोरेटर के बाद यहां पर लगा होता है क्या? यहां पर लगा होता है आपका कंप्रेसर। चलिए,
तो अगर किसी भी सिंपल वीसीआरएस सिस्टम की हम बात करेंगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं और कंप्रेशन के लिए हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं कंप्रेसर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है यहां पर कि यहां पर कंप्रेसर लगा हुआ होता है, ठीक है, और ये क्या होगा, कंप्रेसर होगा, ठीक है, यहां पर एक कंप्रेसर लगा हुआ होगा। तो मैंने कहा कि ये पॉइंट 1 है, क्योंकि इस प्रोसेस को, इस प्रणाली को, इस सिस्टम को हमें टीएस डायग्राम पर भी बनाकर देखना है और यहां से कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले निकल कर आते हैं, वो भी हमें पॉइंट आउट करने हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में क्या लगा हुआ है, एक कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे मैंने कहा पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 1 क्या है, पॉइंट 1 है एंट्री पॉइंट किसका, कंप्रेसर का, ठीक है। पॉइंट 1 क्या है, एंट्री पॉइंट है कंप्रेसर का, एंट्री पॉइंट ऑफ कंप्रेसर, एंट्री पॉइंट ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। यानी कि यहां से कुछ भी जो होगा वो कंप्रेसर में अंदर एंटर करता है, ठीक है। अगर पॉइंट सेकंड की हम बात करेंगे तो पॉइंट सेकंड कंप्रेसर का एग्जिट पॉइंट भी होगा, यानी कि इससे जो रेफ्रिजरेंट होगा बाहर निकलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर पॉइंट 2 की हम बात करेंगे तो यह आपका कंडेंसर के लिए क्या होगा, यह आपका कंडेंसर के लिए इनलेट पॉइंट होगा, ठीक है। तो पॉइंट 2 को हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, ये कंप्रेसर का एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है, कंप्रेसर के लिए एग्जिट पॉइंट होगा, और कंडेंसर की हम बात करेंगे तो यह कंडेंसर का क्या होगा, इनलेट पॉइंट भी होगा, ठीक है। यह कंप्रेसर के लिए इनलेट पॉइंट भी होगा। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा यहां पर कि पॉइंट 1 और 2 के बीच में एक कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर किसी चीज को कंप्रेस करने का काम करता है, और यहां पर इसी का नाम भी क्या है, वीसीआरएस, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। यानी कि इस चीज में कंप्रेसर का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है। एक चीज तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पॉइंट 1 से हम चले, पॉइंट 1 पर जो चार्ज होगा, चार्ज बेसिकली हम यहां पर यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट के लिए, ठीक है। तो पॉइंट 1 पर रेफ्रिजरेंट जो होगा ये कंप्रेसर में अंदर जाएगा और पॉइंट 2 पर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जैसे ही पॉइंट 2 पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर निकलेगा, ये किस में एंटर करेगा, ये कंडेंसर में एंटर करेगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है, कि इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो करता रहेगा। तो मैं एक बार ये ट्यूब थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूं ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्यूब में क्या कर लेता हूं, ये बड़ी बना लेता हूं और इसमें मैं आपको एक अलग से रेफ्रिजरेंट दिखा देता हूं, ठीक है। तो मैंने बड़ी सी ट्यूब बना ली और इस बड़ी ट्यूब में मैं क्या करता हूं, एक रेफ्रिजरेंट लेता हूं कोई भी, और उस रेफ्रिजरेंट का फ्लो करा देता हूं, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या रहेगा, इस तरह से, ये है रेफ्रिजरेंट। ये ग्रीन कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या है, रेफ्रिजरेंट है, और इस साइकिल में रेफ्रिजरेंट पूरा ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, पूरा रेफ्रिजरेंट। चलिए, तो ये आ गया इसमें पूरा रेफ्रिजरेंट। ये ग्रीन कलर से मैंने आपको जो पॉइंट आउट करके दिखाया है, ये क्या है इसमें, ये है रेफ्रिजरेंट, और रेफ्रिजरेंट इस तरह से पूरी साइकिल में घूमता रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया रेफ्रिजरेंट। चलिए, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट आया, ठीक है, रेफ्रिजरेंट पॉइंट 1 पर कंप्रेसर में अंदर एंटर करेगा और पॉइंट 2 पर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कंप्रेसर की अगर हम बात करें, कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर किसी चीज को कंप्रेस कर देता है, ठीक है। और यहां पर कंप्रेसर क्या करेगा, यहां पर कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं इसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, यानी कि इसके ताप और दाब को बढ़ा देता है, ठीक है। यहां पर कंप्रेसर क्या कर रहा है, यहां पर कंप्रेसर, यहां पर कंप्रेसर, ठीक है, रेफ्रिजरेंट के, यहां पर कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के ताप
दाब और ताप को बढ़ा देता है, ठीक है, दाब और ताप को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कि इसका जो प्रेशर होगा, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर एंड टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट 1 से 2 के बीच में कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। कंप्रेसर हम यूज करते हैं जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा इसे कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट जाएगा, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाते हैं, यानी कि दाब और ताप बढ़ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट 2 पर रेफ्रिजरेंट जैसे ही कंप्रेसर से बाहर निकलता है, इसके बाद ये कंडेंसर में एग्जिट करता है, ठीक है। कंडेंसर की बच्चे हम यहां पर बात करें, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप अपने घर के एसी के पीछे जाकर खड़े होगे, ठीक है, या आपके घर में पुराने जो रेफ्रिजरेटर रखे होंगे, इसमें पीछे एक जाली की तरह होता है, ठीक है। और ये जाली देखकर आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हो ये क्या है, एक कंडेंसर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पुराना एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और पीछे की तरफ इस तरह से जो जाली टाइप का होता है, यही क्या होता है, कंडेंसर। और यह कंडेंसर क्या करता है, कांस्टेंट दाब पर यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को बाहर की तरफ फेंकता, आपने देखा भी होगा ना, ठीक है। हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चीज रखी हुई है उसे ठंडा करना है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, उससे उष्मा को खींच रहा है और कंडेंसर के थ्रू सिस्टम से हीट को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। मान लिया हमें रूम को ठंडा करना है, तो इसी क्या करेगा, रूम से गर्मी को खींचेगा और कंडेंसर के थ्रू हीट को बाहर फेंकता रहेगा, ठीक है। तो कंडेंसर की हम बात करेंगे, तो कंडेंसर यहाँ पर क्या है, ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट 2 से 3 के बीच में यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, यानी कि पॉइंट 2 है कंडेंसर के लिए इनलेट पॉइंट और पॉइंट 3 क्या है, कंडेंसर के लिए एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं अलग से लिख लेता हूं यहाँ पर एक स्लाइड और ऐड करके, यहां पर बच्चे अगर हम बात करेंगे पॉइंट 2 क्या है, ठीक है, पॉइंट 2 यहां पर, चलिए, तो इस तरह से यहां पर ऊपर की तरफ लगा हुआ है क्या, कंडेंसर, ठीक है, ये लगा हुआ है कंडेंसर। और कंडेंसर की अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट 2 क्या है, कंडेंसर के लिए इनलेट पॉइंट है, ठीक है, यह है कंडेंसर के लिए इनलेट पॉइंट है, ठीक है, इनलेट पॉइंट है, यानी कि यहां से जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कंडेंसर के अंदर एंटर करेगा, रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेंट का इनलेट पॉइंट है, रेफ्रिजरेंट का इनलेट पॉइंट है, ठीक है। और अगर पॉइंट 3 की हम बात करेंगे तो पॉइंट 3 क्या होगा, कंडेंसर के लिए इसके लिए एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है, ये एक इसके लिए एग्जिट पॉइंट होगा, यानी कि 2 से रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा और 3 पॉइंट से यहां से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या होती है, बेसिकली पिंस टाइप का अरेंजमेंट होता है, पतली पतली ट्यूब्स लगी होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। और यह क्या करता है, इस सिस्टम से हीट को बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहां से हीट को यह बाहर फेंक देगा, ठीक है। चलिए, तो हीट को बाहर फेंकेगा, ठीक है। और यह जो प्रोसेस होती है यह कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, यानी कि स्थिर दाब पर, ठीक है। तो कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर की अगर हम बात करेंगे, इन कंडेंसर हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, यानी कि स्थिर दाब पर उष्मा को बाहर निकालता है, स्थिर दाब पर उष्मा को बाहर निकालता है, ठीक है, स्थिर दाब पर उष्मा को बाहर निकालता है, ठीक है। मतलब सेकंड पॉइंट पर जब रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा तो उसके पास ज्यादा हीट होगी, ज्यादा उष्मा होगी, ठीक है। और जैसे ही कंडेंसर में जाएगा रेफ्रिजरेंट, तो कंडेंसर हीट को रेफ्रिजरेंट से बाहर निकाल देगा, ठीक है। यानी कि यहां पर जो रेफ्रिजरेंट होगा यह थोड़ा ज्यादा एनर्जी का होगा और यहां पर जो रेफ्रिजरेंट होगा उससे एनर्जी बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या बह रहा होगा, अगर इसके अंदर की हम बात करेंगे तो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट बह रहा होगा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट बह रहा होगा, ये क्या है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट से हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब रेफ्रिजरेंट थोड़ा यहां पर कैसे हो जाता है, कम एनर्जी का हो जाता है, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे हम आएंगे पॉइंट 3 पर, ठीक है। और पॉइंट 3 पर जब हम आएंगे तो इसके बाद लगी हुई है एक थ्रोटलिंग डिवाइस, ठीक है।
यहां पर एक लगी हुई है थ्रोटलिंग डिवाइस। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो 0.3 से 4 के बीच में, ठीक है, ये 0.3 हो गया, 0.3 से 4 के बीच में लगी हुई होगी एक थ्रोटलिंग डिवाइस, एक थ्रोटलिंग डिवाइस लगी होती है, ठीक है, एक थ्रोटलिंग डिवाइस लगी होगी। और ये क्या करती है, देखिए कंप्रेसर ने जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ाया है, ठीक है, तो यहां पर प्रेशर बढ़ गया। मान लिया मैंने कहा कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P1 है, ठीक है, और कंप्रेसर से जैसे ही रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा P2 होगा, ठीक है। और याद रखना है कि जो प्रेशर P2 होगा यह P1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब बच्चे हम आएंगे कंडेंसर के अंदर, ठीक है, और कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर में जो हीट का रिजेक्शन होता है जो उसमें बाहर निकलती है यह कांस्टेंट प्रेशर पर होगी, यानी कि यहां पर भी प्रेशर कितना रहेगा, P2 ही रहेगा, और P2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 0.3 तक भी क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहां P2 है, यहां भी P2 है, इसके अंदर भी P2 है, इसके अंदर भी P2 है। 0.3 पर मैं कह सकता हूं कि जो प्रेशर P2 होगा यह प्रेशर P3 के इक्वल होगा, ठीक है। कंप्रेसर में आए, कंप्रेसर ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, और साथ ही साथ प्रेशर बढ़ा दिया। फिर हम आए कंप्रेसर के एग्जिट पॉइंट पर, प्रेशर बढ़ा हुआ है, P2 प्रेशर है। कंडेंसर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर स्थिर रहता है, प्रेशर चेंज नहीं करता है, यानी कि इसके इनलेट पर भी P2 प्रेशर रहेगा, इसके एग्जिट पर भी P2 प्रेशर रहेगा, ठीक है, यानी कि प्रेशर P2 P3 के इक्वल होगा। लेकिन थ्रोटलिंग डिवाइस जो होती है इसमें प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है, यानी कि अगर इसके एग्जिट पॉइंट को मैं कहूं P4, तो प्रेशर P4 जो होगा, प्रेशर P4 लेस देन होगा P2 के या P3 के, ठीक है। तो थ्रोटलिंग डिवाइस बेसिकली हम यूज करते हैं, ये क्या कर देती है, ठीक है, यह प्रेशर को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। अब हम फिर से कहां पर आ गए हैं, हम आ गए हैं इवेपोरेटर पर, ठीक है। ये आपका लगा हुआ है इवेपोरेटर, ये लगा हुआ है इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट जाता है यह रूम से गर्मी को क्या करता है, यह रूम से गर्मी को खींच लेता है, यानी कि यहां पर हीट का क्या होगा, एडिशन होगा। इसे मैंने कहा QAD, यानी कि हीट का एडिशन। और कंडेंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हीट का रिजेक्शन होगा, यानी कि इसे मैंने कहा QR, ठीक है। और इवेपोरेटर में भी याद रखिएगा जो प्रेशर है यह कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और इसका जो एग्जिट पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0.1 होगा, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर प्रेशर P4 है और यहां पर प्रेशर P1 है, ठीक है, और प्रेशर P4 किसके इक्वल रहेगा, प्रेशर P1 के इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये बच्चे होती है बेसिक साइकिल, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए अब इस चीज को एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे एक साइकिल होती है जिस साइकिल में रेफ्रिजरेंट लगातार बहता रहता है, रेफ्रिजरेंट लगातार फ्लो करता रहता है, ठीक है। इसी साइकिल के अंदर ही रेफ्रिजरेंट लगातार बहता रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं 0.4 से, ठीक है। 0.4 पर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। जैसे ही यह इवेपोरेटर के अंदर जाएगा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मान लिया आपके कमरे में जो एसी लगा हुआ है, ठीक है, और कमरे की तरफ जो होगा इवेपोरेटर होगा, ठीक है। इवेपोरेटर के इनलेट पॉइंट पर जैसे ही रेफ्रिजरेंट आएगा, ठीक है, यह इवेपोरेटर में एंटर करेगा और रूम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और फिर हम आ जाएंगे 0.1 पर, ठीक है। चलिए 0.1 के बाद फिर लगा होगा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट ने हीट एब्जॉर्ब कर रखी है उसमें और एनर्जी को ऐड कर देगा, यानी कि इसके प्रेशर और टेम्परेचर को और बढ़ा देगा, ठीक है। तो फिर हम आ जाएंगे 0.2 पर। 0.2 पर आने के बाद जो रेफ्रिजरेंट होगा यह कंडेंसर में एंटर करेगा, ठीक है। कंडेंसर हीट को बाहर फेंक देगा, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे 0.3 पर। 0.3 से 0.4 के बीच में लगी होती है थ्रोटलिंग डिवाइस, ठीक है। थ्रोटलिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है आपका, जैसे सिंपल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की हम बात करें या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यानी कि आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखे होते हैं, या विंडो एसी की अगर हम बात करें या विंडो एसी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें जो आपकी थ्रोटलिंग डिवाइस यूज होती है ये सिंपली आपकी कौन सी होती है, ये आपकी होती है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। इनमें अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी थ्रोटलिंग डिवाइस यूज होती है तो इनमें सिंपल यूज होती है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। इनमें सिंपल क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन सभी में सिंपल कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन सभी में सिंपल
कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो एक बार इस साइकिल को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, एक एक चीज को आसानी आसानी से बिल्कुल पकड़ते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे, ठीक है, और कहानी को आसान बनाते जाएंगे। चले बिल्कुल ध्यान से प्यार से चीजों को देखो, समझो। टाइम थोड़ा लगेगा, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप ये सब चीजें देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगी। जब भी हम पहली बार किसी चीज को देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक जब इससे जुड़े रहेंगे तो यही चीजें फिर आपको आसान लगने लगेंगी। बहुत इजी चीजें हैं, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ आएंगी सारी चीजें। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा अरेंजमेंट होता है। चलिए तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्रेसर की, ठीक है, और कंप्रेसर के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि जो वीसीआरएस होता है, वीसीआरएस, ठीक है, वीसीआरएस, वीसीआरएस का मतलब ये क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अच्छे से याद रखिएगा, वीसीआरएस, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि वीसीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो वीसीआरएस बोले तो वी मतलब वेपर, सी मतलब कंप्रेशन, आर मतलब रेफ्रिजरेशन और एस मतलब सिस्टम, ठीक है। तो वीसीआरएस क्या है, वीसीआरएस क्या हुआ यहाँ पर, वेपर, वेपर कंप्रेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वीसीआरएस क्या होगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बच्चे हमने बात की यहां पर कंप्रेशन की, ठीक है, तो पॉइंट 1 और 2 के बीच में क्या लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंट 1 और 2 के बीच में यहां पर लगा हुआ है इस तरह से एक कंप्रेसर, ठीक है, ये मैंने कहा पॉइंट 1 और ये मैंने कहा दूसरा पॉइंट 2, ठीक है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में क्या लगा हुआ है, एक कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में एक कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर प्रेशर यानी कि पी को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर टी को भी क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर आएगा, ठीक है, जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर आता है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट का यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर आता है तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो यह है प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो कंप्रेसर है क्या, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इट इज ए वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, यानी कि हमें जो अपने एसी को चलाने के लिए या हमें अपने रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वो बेसिकली कंप्रेसर को चलाने में ही पड़ती है। बाकी कंडेंसर, इवेपोरेटर, ठीक है, और आपका जो थ्रोटलिंग डिवाइस है, यहां पर किसी भी एनर्जी सप्लाई की हम बात नहीं करते हैं। तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है, वो हमें कंप्रेसर को देनी पड़ती है, इसीलिए कंप्रेसर क्या है, इट इज ए वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, ठीक है। सिंपल ऐसा समझो कि एक मोटर है और मोटर अगर हमें चलानी है तो इसे हमें बिजली देनी होगी, इसे हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी, ठीक है। तो यह क्या है, यह एक कार्य अवशोषक यंत्र है, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है, और इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो यह हमारी एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, बाकी कंप्रेसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो टाइप्स का जो डिस्कशन हम लोग करेंगे ये हम करेंगे बाद में, अभी सिर्फ याद रखिएगा कि कंप्रेसर होता क्या है, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या है,
कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बढ़ा देता है। कंप्रेसर क्या है? एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ठीक है। कंप्रेसर क्या है? एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ठीक है। चलिए अब बच्चे बात आती है कि कंप्रेसर हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमने वीसीआरएस बनाया, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया, तो हमें इसमें कंप्रेसर की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि कंप्रेसर की जरूरत पड़ती क्यों है, ठीक है। हमें एसी में, रेफ्रिजरेटर में या और भी कोई आपका कूलिंग सिस्टम है, इसमें कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। अब इस चीज को बड़े प्यार से और ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। तो बच्चे ये लगा हुआ है इवेपोरेटर, ठीक है। और इवेपोरेटर में ये आ गया रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इधर से रेफ्रिजरेंट आ रहा है, यानी कि पॉइंट 1 से इसमें रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया इवेपोरेटर। पॉइंट 4 से इसमें रेफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है, ठीक है। और पॉइंट 1 से बाहर निकल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, ठीक है, यह अपना फेस चेंज करता है, यानी कि यहां पर जब ये हीट गेन करेगा, ठीक है। मेनली होता क्या है, अगर पॉइंट 4 की आप बात करो तो ये आपका, अगर मैं इसे टीएच डायग्राम पर बनाकर दिखाऊं, अगर इस पूरी चीज को मैं आपको टीएच डायग्राम पर बनाकर दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका टीएच डायग्राम बनाऊं, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, ठीक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो इस तरह से इसका बनेगा टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में डायग्राम, यानी कि टीएस डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ये होता है सीपी, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट। ऊपर वाला जो पॉइंट होता है सीपी, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट होता है, और क्रिटिकल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0, ठीक है। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0, ठीक है। अगर मैं टीएच डायग्राम बनाऊं अपने वीसीआरएस के लिए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, ठीक है, तो टीएच डायग्राम इस तरह से एक डोम बनता है, ठीक है। ये लाइन जो होती है ये आपकी होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, यानी कि संतृप्त संतृप्त तरल रेखा, संतृप्त तरल रेखा, ठीक है। यानी कि इसके लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूंगा तो जो रेफ्रिजरेंट होगा यह बेसिकली आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर इस लाइन की हम बात करते हैं तो ये आपकी होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। अगर मैं आपसे इस लाइन की बात करूंगा तो ये आपकी होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। ये आपकी होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, यानी कि संतृप्त संतृप्त वाष्प रेखा। ये आपकी होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, यानी कि संतृप्त वाष्प रेखा, ठीक है। बीच में क्या होता है? लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है। अगर मैं इस सारे बीच की बात करूंगा, ठीक है, तो यह आपका क्या होता है? बेसिकली यह आपका लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसे भी मैं बना देता हूं। अगर मैं इस सारे रीजन की बात करूंगा, ठीक है, ये सारे रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका क्या होता है? लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है, लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं वेट रीजन, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं वेट रीजन, ठीक है। इसे ही कहा जाता है वेट रीजन, ठीक है। अगर इस लाइन के इधर मैं बात करता हूं तो ये सारा क्या है? ये सारा लिक्विड होगा। रेफ्रिजरेंट अगर यहाँ पर है तो ये आपका लिक्विड होगा, ठीक है। और अगर इस लाइन के मैं इधर बात करता हूं, ठीक है, ये सारा इधर जो होगा ये आपका किस फॉर्म में होगा? ये आपका होगा वेपर फॉर्म। तो टीएच डायग्राम मैंने एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दिया, इस तरह से टीएच डायग्राम होता है, ठीक है। चलिए, तो हमें समझना है कि वीसीआरएस यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से बनाते हैं टीएच डायग्राम इसका, और इस चीज को थोड़ा अच्छे से हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। चलिए,
तो ये बनाया बच्चे मैंने इसका टीएस डायग्राम। ये इधर हो गया टी यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान, ठीक है। और ये आपका इधर हो गया एस यानी कि एंट्रोपी, ठीक है। इस तरह से ये बना डॉम। तो बच्चे जो पूरी साइकिल होती है इस तरह से ये लाइनें बनी होती हैं इस पर, ठीक है। चलिए आपकी जो एक्चुअल में साइकिल होती है ये 1 से 2 कंप्रेसर, ठीक है। फिर यहाँ तक आपका 0.3 तक ये आपका जो लगा होगा ये होता है यहाँ पर कंडेंसर, ठीक है। ये आपका होता है कंडेंसर, और कंडेंसर कांस्टेंट प्रेशर पर क्या करता है, हीट का रिजेक्शन करता है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करेंगे, ये आपका वर्क इनपुट होगा कंप्रेसर में, ये आपका कंप्रेसर लगा हुआ है 1 से 2 कंप्रेसर, 2 to 3 कंडेंसर, ठीक है। फिर आपकी लगी होती है एक थ्रोटलिंग डिवाइस, ठीक है। इस तरह से लगी होती है थ्रोटलिंग डिवाइस, और इसे बनाते हैं हम डॉटेड लाइन से, देखिएगा। और बाकी जो लाइनें हैं ये सारी ज्वाइंट लाइन से हैं, लेकिन अगर हम थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो ये डॉटेड लाइन से बनाई जाती है। डॉटेड लाइन से बनाई जाती है, इसका भी एक रीजन होता है, उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी याद रखिएगा कि ये आपकी बनाई जाती है डॉटेड लाइन से, और ये आपका होता है 0.4, ठीक है। चलिए तो बच्चे है क्या, 0.4 से 1 के बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इवेपोरेटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इवेपोरेटर लगा हुआ है, और इवेपोरेटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देखिएगा 0.4 पर जो रेफ्रिजरेंट है यह आधा लिक्विड है और आधा वेपर है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि 0.4 पर जो रेफ्रिजरेंट है यह वेट रीजन में है, ठीक है। यानी कि इसमें लिक्विड और वेपर दोनों ही हैं, ठीक है। और आपको पता है अगर किसी चीज को हम हीट करते हैं, किसी चीज को हम गर्म करते हैं, तो जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर हो भी वही रहा है। अगर 0.4 की बात करोगे तो यहां पर जो रेफ्रिजरेंट है यह आपका वेट रीजन में है, यानी कि इसमें लिक्विड और वेपर दोनों का ही पार्ट है, ठीक है। और जैसे ही आप हीट करोगे इसमें जो लिक्विड होगा यह वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम कहां पर आ गए हैं, 0.1 पर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर आप देखोगे ना ये बहुत कम है, ठीक है। यहां पर अगर आप इसका टेम्परेचर और प्रेशर की बात करोगे, प्रेशर तो यहां पर कांस्टेंट ही है, ठीक है। और इस जोन में जो टेम्परेचर है ये भी कांस्टेंट है, यानी कि यहां पर तापमान ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है। जो रेफ्रिजरेंट है उसका फेज तो चेंज हो गया, ठीक है, उसका फेज तो चेंज हुआ है, उसने हीट तो एब्जॉर्ब की है, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप जाकर उसे एम्बियंट में रिजेक्ट कर दे, ठीक है। हीट के ट्रांसफर के लिए, हीट के रिजेक्शन के लिए तापमान में अंतर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मैं बच्चे आपसे कहूं कि ये कमरा है, ठीक है, और ये कमरा है, ठीक है। हमारे पास दो रूम है, एक रूम ये हो गया और एक रूम हमारे पास ये हो गया, ठीक है। हमारे पास दो रूम है, ठीक है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, ठीक है। मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का भी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं आपसे कहूं क्या इन दोनों कमरों के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, तो यहां पर हीट का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कमरों के बीच में क्या हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्या यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्या यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, तापमान दोनों के बराबर है, ठीक है। तापमान दोनों के बराबर हैं, तापमान दोनों के बराबर हैं, तापमान दोनों के बराबर हैं, इसलिए यहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो चाहिए क्या होता है, हीट ट्रांसफर कराने के लिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर तापमान में अंतर है तभी हीट का ट्रांसफर होता है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं हीट ट्रांसफर बात करूं 31 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो यहां पर हीट का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन यहां बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा और बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है।
फिर मैंने कहा कि मैं करता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस और ये करता हूँ मैं 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, और इससे ज्यादा होगा। और मैं वही कहता हूँ कि मैं टेम्परेचर कर देता हूँ 150 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और बहुत तेजी से होगा, बहुत फास्ट होगा, ठीक है, बहुत तेजी से होगा, बहुत फास्ट होगा, और यहाँ पर हीट का ट्रांसफर बिल्कुल होगा, ठीक है। तो सेम कहानी बच्चे यहाँ पर भी बनती है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, 0.4 पर जो है यहाँ पर ये वेट रीजन में है, ठीक है, ये यहाँ पर वेट रीजन में है, यानी कि इसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर में अंदर एंटर करेगा तो इसमें लिक्विड और वेपर दोनों हैं, ठीक है। अब इसमें जो वेपर वाला पार्ट है, वेपर वाले पार्ट का फेज चेंज नहीं हुआ है, वेपर तो वेपर में ही रहेगी, ठीक है, वेपर तो वेपर में ही रहेगी। तो जो वेपर है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, 4 से 1 में जाने पर लिक्विड अपने फेस को चेंज करेगा और रूम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। यहां पर जो लिक्विड होगा, यह लिक्विड यहां पर वेपर में बदल जाएगा, ठीक है। 0.1 किस लाइन पर है? 0.1 यहां पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर है। तो यहां पर जो लिक्विड होगा ये वेपर में बदलेगा, और जब कोई चीज फेज चेंज करती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, हमें उसे हीट देनी पड़ती है। तो यह लिक्विड वेपर बनने के लिए रूम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और यही क्या होता है, रूम के अंदर कूलिंग इफेक्ट होगा, या यही होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा वह रूम से लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन के बराबर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और यही क्या होता है, यही होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। चलिए, लेकिन ये जो लाइन है, ठीक है, ये कैसी है, यह है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूंगा तो इस लाइन को अगर मैं इस तरह से मिला दूं, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, ठीक है। यानी कि यहां पर जितना भी काम हो रहा है यह कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। और बाकी आपको पता भी है कि जब भी हम फेज चेंज की बात करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, यानी कि तापमान में अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहां पर भी 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। और रूम के बाहर का भी लगभग इतना ही है, ठीक है, या रूम के बाहर का तो और भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या यहां से हम हीट को बाहर रिजेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका फेज चेंज हुआ 30 डिग्री सेल्सियस पर ही, ठीक है। और रूम के बाहर जो है वो तो गर्मी है, वहां का टेम्परेचर तो और भी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करेगा, उल्टा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या कूलिंग इफेक्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो हम बच्चे क्या करते हैं, हम यहां पर लगाते हैं कंप्रेसर, और कंप्रेसर क्या करता है, इसके तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। मान लिया बाहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट है इसके तापमान को लगभग 150 200 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस इतने ज्यादा तापमान तक लेकर जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक हीट का रिजेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर जाता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो अपने आप से हीट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लगाते हैं कंप्रेसर, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करेगा, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा देगा। अब वह एम्बियंट में जाकर आसानी से हीट का रिजेक्शन कर देगा, और ये जो काम होगा ये होता है कंडेंसर के अंदर, ठीक है। तो कंडेंसर के अंदर हीट का रिजेक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन इसका प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, यहां से लेकर यहां तक कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां पर फिर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और हमें साइकिल कंप्लीट करने के लिए फिर से 0.4 पर आना है, तो हम यहां पर एक थ्रोटलिंग डिवाइस लगा देते हैं और हम आ जाएंगे यहां से फिर से 3 से 0.4 पर, ठीक है। तो इस तरह से पूरी साइकिल ये आपकी रिपीट होती रहती है। इस तरह से ये पूरी साइकिल आपकी क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से पूरा आपका चलता रहेगा, ठीक है। यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर, ये आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, ये आपका कंडेंसर, ये आपका यहां पर ये क्या है, इवेपोरेटर है, और यहां पर ये आपकी लगी है थ्रोटलिंग डिवाइस, या टीडी में बोल सकता हूं, या टीडी को मैं यहां पर लिख सकता हूं थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग डिवाइस यानी कि आप इसे कह सकते हो, यहां पर लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब, यहां पर आपकी लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है।
तो इस तरह से ये पूरी साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है। ठीक है, एक बार इस साइकिल को अच्छे से देखो, इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, बाकी हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए एक बार जल्दी से साइकिल को देखो। चलिए अभी से थोड़ा सा बिल्कुल अलग पिक्चर में मैं एक बार थोड़ा सा ओवर क्लियर करके बना देता हूं। ये हो गया .1, ये .2, ये .3 और ये .4। ठीक है, यहां पर आपका लगा होता है क्या, इवेपोरेटर। ठीक है, ये क्या है, इवेपोरेटर। क्या करता है इवेपोरेटर, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि स्थिर दाब पर उष्मा को कमरे से या जो भी कूलिंग सिस्टम हमारा है, ठीक है, या सिस्टम से अवशोषित करता है। या हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये लगा हुआ है इवापोरेटर, और यह इवापोरेटर क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित करता है। इसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये आपका कंप्रेसर लगा हुआ है .1 से 2 के बीच में। यह है कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, यह है कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, और यह क्या करती है, यह प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, अगर मैं यहाँ लेकर जाऊं, ये टेम्परेचर T4 इज इक्वल टू T1 मैंने कहा, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ये T2। ठीक है, यहाँ तक लेकर जाती है, और ये टेम्परेचर T3। ठीक है, तो कंप्रेसर सिंपल क्या करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। फिर ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर कंडेंसर। ठीक है, यहाँ से लेकर ये कंडेंसर लगा हुआ है, यह हीट को बाहर रिजेक्ट करेगा। और यहाँ पर ये लगी हुई है आपकी थ्रोटलिंग डिवाइस। ठीक है, यानी कि कोई कैपिलरी ट्यूब है या आपकी कोई और डिवाइस लगी हुई है, ये आपकी लगी हुई है थ्रोटलिंग डिवाइस। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यह पूरी प्रोसेस चलती रहती है। चलिए एक बार फिर से देखिएगा।
तो बच्चे सबसे पहले हमने बात की कंप्रेसर की। कंप्रेसर क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, और ये क्या करती है? यह प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बढ़ा देती है, ठीक है। चलिए, कंप्रेसर के बाद फिर बच्चे हम बात करेंगे कंडेंसर की। तो कंडेंसर क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। यह एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, यह एक हीट एक्सचेंजर है इन विच हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट टू द सराउंडिंग, ठीक है, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट बाहर हीट को क्या करता है? रिजेक्ट करता है, ठीक है, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट हीट को बाहर रिजेक्ट करता है। और कंडेंसर क्या है? कंडेंसर कांस्टेंट प्रेशर यानी कि स्थिर दाब पर वर्क करता है, ठीक है। कंडेंसर क्या करता है? एक हीट एक्सचेंजर है, एक हीट एक्सचेंजर है जो कि हीट को रिजेक्ट करता है, और यह हीट को रिजेक्ट करता है स्थिर दाब पर, ठीक है, यह हीट को रिजेक्ट करता है स्थिर दाब पर। तो कंडेंसर क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट टू द सराउंडिंग। कंडेंसर यह एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जिसमें रेफ्रिजरेंट द्वारा गर्मी को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, खारिज कर दिया जाता है, या आप अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये काम होता है कंडेंसर का। बाकी टाइप ऑफ कंडेंसर जो भी हैं वो आपके हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चे वो हम देखेंगे, आपके जो टाइप ऑफ कंडेंसर है वो आपके अगले आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां तक एक बार देखो। वैकेंसी की अगर बच्चे बात करें तो जल्दी ही आने वाली है नोटिफिकेशन। ये आ रहा है न्यूज में कि मार्च में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। ये तो न्यूज में आप देख ही रहे होंगे लगातार कि रेलवे की अभी इतनी भर्ती आने वाली है, इतनी भर्ती आने वाली है। लेकिन आइडिया जो लगाया जा रहा है, जो सभी लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मार्च में वैकेंसी आ जाएंगी, मार्च में नोटिफिकेशन, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, मेन है एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो सभी लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि अब तो पेपर होना ही होना है, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि मार्च में नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी, पहले से ही आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में चीजें इतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन एएलपी का तो है ही, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जहां पर ये काफी अच्छा सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि भीड़ कम हो जाएगी, ठीक है, इसमें अननेसेसरीली भीड़ नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे टॉपिक हैं आपके, ठीक है। आरईसी जो ट्रेड है थोड़ी अच्छी ट्रेड है, इसमें भीड़ नहीं होगी। जैसे बाकी के ट्रेड आप उठाकर देखोगे फिटर वगैरह, तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बच्चे ज्यादा हैं तो कंपटीशन भी फिर ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये ऐसी ट्रेड है कि इसमें इतने बच्चे होते नहीं है जनरली, लेकिन आपको तैयार बच्चे पहले से ही रहना होगा। चले, तो यहां तक मुझे बताइएगा कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या किसी में कोई भी डाउट है। और वैकेंसी आए या ना आए, अगर आप जुड़े रहोगे लगातार, ठीक है, बातें होती रहेंगी, तो आपका जो लेवल होगा, ठीक है, जो आपने आरएसी का भी यहाँ पढ़ी होगी उस लेवल को उठाकर सीधा यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। आपको एक्चुअल में पता तो चले कि चल क्या रहा है। आपने कुछ चीज पढ़ी है, कोई टॉपिक आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप कहीं प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आप कहीं भी जॉब करने जाओगे, नॉलेज नहीं होगी तो एक टाइम बाद वो भी आपको निकाल देंगे। और नॉलेज होती है तो फिर क्या गवर्नमेंट, फिर क्या प्राइवेट, ये मैटर ही नहीं करता। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप वहां भी अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हो। बाकी वैकेंसी तो आनी ही आनी है, पेपर तो होना ही होना है, ये तो 101% श्योरिटी है। चलिए यहां तक एक बार आ जाओ। तो अभी तक दो चीजें हम देख चुके हैं। एक मैंने आपको बताया कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या करता है, ठीक है। कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा और इसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बढ़ा देगा, ठीक है। कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है। हाँ बबलू कह सकते हो। देखिए जो ज्यादा बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कौन सी है, अगर ज्यादा बच्चों की बात करोगे, ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ट्रेड कौन सी है। पहले तो ये बताइएगा कि ट्रेड तुम्हारी कौन सी है। मैंने काफी टाइम से जो आइडिया लिया है, ठीक है, तो जो बच्चे सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, एक बार अपनी ट्रेड बताइएगा कौन सी है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे मुझे देखने को मिलते हैं वो तो फिटर के हैं, ये तो भर भर के हैं, ठीक है, हर दूसरा बंदा फिटर का होगा।
वेल्डर का भी काफी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर है ना, वो सिर्फ यही दो ट्रेड कराते हैं, ठीक है, सिर्फ यही दो ट्रेड कराते हैं। इसका रीजन भी यही है, जो कोचिंग सेंटर आप देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, आईटीआई लेवल पर, आईटीआई लेवल पर जो कोचिंग करा रहे हैं वो यही दो चीजें कराते हैं, फिटर एंड वेल्डर, क्योंकि बच्चा ज्यादा है और शायद हर कोई करा भी नहीं सकता है, ठीक है, तो फिटर और वेल्डर वो दो ही चीज पर फोकस करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिटर और वेल्डर के बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे डीजल मैकेनिक का जो आपका है, ठीक है, डीजल मैकेनिक के बच्चे फिर ज्यादा हैं, ठीक है। और फिर एमएमवी, एमएमवी के बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद जो आरएसी है, आरएसी का बच्चा कम है। और आरएसी से भी कम एक ट्रेड है हीट इंजन, एक ट्रेड आपकी हीट इंजन है। इसकी बुक मार्केट में लेने जाओ तो ये बुक ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये दो मुझे लगता है ये सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा फिटर, देन वेल्डर, ठीक है, फिर डीजल मैकेनिक, एमएमवी, आरएसी। और ये आरएसी जो है, ये तो आपको मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा ही कोचिंग सेंटर होगा जो आरएसी ट्रेड कराता होगा। रेयरली कोई ऐसा ही कोचिंग सेंटर आपको देखने को मिलेगा जो आरएसी कराता होगा, ठीक है। फिटर वेल्डर तो हर दूसरी कोचिंग जो है आईटीआई की, फिटर वेल्डर मेन है, बच्चा ज्यादा है, ठीक है, और प्रॉफिटेबल चीज है, बच्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। चलिए, तो इस तरह से आपका है। बाकी कोई नहीं, मेहनत करते रहो, वैकेंसी आएगी, परेशान ना हो उस चीज को लेकर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अगर तुम्हारा भाई आरएसी से है तो उसे अभी से तैयार करो, अच्छी ब्रांच है, समझने के लिए काफी कुछ है, दिमाग लगाने के लिए है, मेन फील आती है, ठीक है। असली जो सब्जेक्ट होते हैं वो इसी तरह के, इनमें फीलिंग आती है, थोड़ी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और आरएसी तो बड़ी डिमांडिंग चीज है यार, ये तो ऐसी ब्रांच है, ऐसी ट्रेड है जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इतनी सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट भी बहुत अच्छी सैलरी देती हैं, अगर आप गवर्नमेंट की बात भी ना करो तो एज ए आईटीआई आप करके प्राइवेट में भी जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोप है। चलिए, ठीक है, फिर यहां तक आ जाओ सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, फिर हम बात करेंगे थ्रोटलिंग की। फिर हम बात करेंगे थ्रोटलिंग की। चलिए बच्चों समझिएगा, देखिए थ्रोटलिंग होती क्या है। जब आप अपने घर का एसी उठाकर देखोगे ना, ठीक है, तो चाहे नया हो पुराना हो, कंडेंसर तो नए वाले में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि उनकी सरफेस से ही हीट का रिजेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाकर देखोगे ना, ठीक है, तो आपको कंप्रेसर भी रखा दिखाई दे जाएगा। अब ये कंप्रेसर पूरा सील्ड पैक होता है, सेमी हर्मेटिकली सील्ड, हर्मेटिकली सील्ड, ये सारे कंप्रेसर के टाइप में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ में आपको इस तरह से एक ट्यूब दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह से पूरी सेम इस तरह की होगी, ठीक है। मेटल भी इसका जनरली कॉपर ही आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से एक पतली सी ट्यूब आपको लगी हुई दिखाई देगी आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है। एसी में तो बाहर से विजिबल नहीं होगी, लेकिन जब आप अपने घर का रेफ्रिजरेटर पीछे से देखोगे और सबसे नीचे इस तरह की एक ट्यूब होती है, इसे ही कहते हैं थ्रोटलिंग डिवाइस, ठीक है। यही ट्यूब क्या कहलाती है, यही कहलाती है थ्रोटलिंग डिवाइस। यही ट्यूब क्या कहलाती है, यही कहलाती है थ्रोटलिंग डिवाइस, ठीक है। तो नाम तो इसका हो गया, जो प्रोसेस होती है प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसका नाम है थ्रोटलिंग, ठीक है। बेसिकली थ्रोटलिंग क्या है, थ्रोटलिंग एक आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होती है, थ्रोटलिंग एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। साथ ही साथ थ्रोटलिंग क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो थ्रोटलिंग डिवाइस, ये तो जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग बेसिक क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो ये आपके सामने जो सिस्टम रखा हुआ है इसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब, इसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्रोटलिंग डिवाइस हम यूज करते हैं,
लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हमारे घर में, ठीक है, यानी कि जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में और आपके जो विंडो एसी होते हैं, विंडो एसी आप समझते ही होंगे, जो एसी आपकी विंडो में आसानी से लग जाते हैं, मतलब जिसका कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब सब कुछ एक ही जगह होती है, एक ही डब्बे में बंद होती है, इसे हम कहते हैं विंडो एसी, ठीक है। तो विंडो एसी में जनरली जो थ्रोटलिंग डिवाइस लगी होती है, ये आपकी होती है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। इस तरह की जो ट्यूब होती है, इसी ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो होता क्या है, थ्रोटलिंग है क्या, एक प्रतिबंधित मार्ग के माध्यम से प्रवाह, आंशिक रूप से खुला वाल्व आदि को थ्रोटलिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चे जैसे ही आप देखोगे यहां पर क्रॉस सेक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर थ्रोटलिंग डिवाइस की बात करोगे तो इसमें फ्लो अचानक से एक नैरो यानी कि बहुत कम पतले ट्यूब से होकर गुजरता है, ठीक है। तो यहां पर जब रेफ्रिजरेंट आएगा तो यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और जैसे ही यहां पर आएगा तो आप देख सकते हो कि इस ट्यूब का एरिया बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से यह अपना काम बहुत अच्छे से कर पाती है, ठीक है। तो थ्रोटलिंग होती क्या है, फ्लो थ्रू ए रेस्ट्रिक्टेड पैसेज पार्शियली ओपन वाल्व ईटीसी इज नोन एज थ्रोटलिंग, ठीक है। एक प्रतिबंधित मार्ग के माध्यम से प्रवाह, आंशिक रूप से खुला वाल्व आदि को थ्रोटलिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जैसे ही रेफ्रिजरेंट इससे पास करता है, ठीक है, तो इसका प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और इसका तापमान डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कोई बैलून है, ठीक है, या आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, जो आपका गेट है या खिड़की है उसमें बारीक सा होल अगर है, ठीक है, अगर आप वहां पर बैठ जाओगे, ठीक है, तो उससे जो एयर आएगी उसका प्रेशर आपको कैसा, उसका जो तापमान है वो आपको थोड़ा ठंडा लगेगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपको थोड़ा कम लगेगा। क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई विंडो है, ठीक है, कोई दरवाजा है, ठीक है, उसमें अगर होल है, ठीक है, और वहां से हवा आ रही है, ठीक है, तो उसका तापमान आपको कम लगता है। या आपने कोई ट्यूब ली, आपने कोई बैलून लिया, ठीक है, और उसमें आपने एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है, आपने उसमें एक पिन घुसाई और उसमें एक होल बना दिया, तो उससे जो एयर निकल कर आएगी आपको कैसी फील होगी, आपको ठंडी फील होती है, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट यहां पर आएगा और अचानक से यहां एंटर करेगा तो यहां पर क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो गया, ठीक है, और जब इससे एग्जिट करेगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आंशिक रूप से खुला वाल्व आदि को थ्रोटलिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी प्रोसेस होती है थ्रोटलिंग। चलिए, तो एक बार इसे टीएच डायग्राम पर बनाकर देखते हैं और रिलेट करते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीजें आपको समझनी है। चलिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले थ्रोटलिंग प्रोसेस की। इसे सबसे पहले बना लो टीएच डायग्राम पर। ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गया एंट्रोपी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है टीएच डायग्राम, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, ये आपकी हो गई कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये 1 से 2 कंप्रेसर, 2 से 3 कंडेंसर, ठीक है। यहाँ होता है इवेपोरेटर, और डॉटेड लाइन से जो बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि मैं ये जो डॉटेड लाइन से ये जो बना रहा हूं ये होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा बच्चे, तो जब भी आप कोई टीएच डायग्राम देखोगे और टीएच डायग्राम या आप और भी कोई थर्मोडायनेमिक डायग्राम देखोगे तो जो लाइनें पूरी बनाई गई है यानी कि जिसमें डॉट डॉट नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये सभी लाइनें होती हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। प्रोसेस हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक हमारी होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है।
थर्मोडायनेमिक्स में हमारी जो प्रोसेस होती हैं, यह प्रोसेस दो तरह की होती हैं। एक हमारी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक हमारी होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमारी जो प्रोसेस होती हैं, यह प्रोसेस दो तरह की होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो बात आती है कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। तो बच्चे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कुछ आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, मान लिया आपको जाना है अपने स्कूल, ठीक है, और स्कूल जाने का एक ही रास्ता है। ठीक है, मान लिया आपको अपने घर से स्कूल जाना है। ठीक है, ये आपका घर हो गया, ये आपका घर और ये स्कूल हो गया। ठीक है, और घर से स्कूल जाने का जो रास्ता है यह एक ही रास्ता है। आप पहले इधर जाते हो, फिर इधर जाते हो, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है, तो आप अपने घर से स्कूल गए इस रास्ते के थ्रू। ठीक है, और आपने एक रिक्शा पकड़ी और रिक्शा वाले को आपने दिए 10 रुपए। ठीक है, तो आपके घर से स्कूल जाने का जो खर्चा है 10 रुपए है। ठीक है, और उसका रास्ता ये है। ठीक है, फिर बच्चे अब देखिएगा, अगर आपको वापिस आना है, ठीक है, तो वापिस आने का भी यही रास्ता होगा। ठीक है, वापिस आने का भी यही रास्ता होगा। ठीक है, वापिस आने का भी यही रास्ता होगा और यहाँ पर जो खर्चा है ये भी इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। ठीक है क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है, ठीक है, मान लिया कोई प्रोसेस हो रही है और वो इस पाथ के थ्रू यहां पर गई। ठीक है, वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जाती है। ठीक है, इस पाथ के थ्रू, और आने के लिए भी सेम पाथ फॉलो करती है। ठीक है, यानी कि जाती भी इसी के थ्रू है, आती भी इसी के थ्रू है, और जितना एनर्जी का इंटरेक्शन जाते टाइम होगा उतना ही आते टाइम होगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, क्या मैंने आपसे कहा कि कोई प्रोसेस 1 से 2 पर जाती है, ठीक है, और 2 से 1 पर आती है। तो मान लिया 1 से 2 पर जाने पर इसने कुछ एनर्जी बाहर दी। ठीक है, और अगर 2 से 1 पर हम आते हैं, इतनी एनर्जी ये ले लेती है, तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, 1 से 2 हम गए एक पाथ से, ठीक है, 2 से 1 आए उसी पाथ पर और उतनी ही एनर्जी का लेन देन हुआ। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस हमारी कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और टीएस डायग्राम पर ऐसी प्रोसेस को हम दिखाते हैं ज्वाइंट लाइन से, यानी कि वहां पर डॉट 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 नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी प्रोसेस जो 1 से 2 तो हम गए इस तरह से, लेकिन 2 से 1 हम जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, यानी कि जहां पर पाथ बदल जाता है, ऐसी प्रोसेस हमारी कहलाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर से सुनिएगा, ठीक है, 1 से 2 हम जाते हैं एक पाथ से, लेकिन 2 से 1 इतना ही एनर्जी का लेन देन करके वापस नहीं आ सकते हैं। ऐसी प्रोसेस हमारी कहलाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम टीएस लाइन पर जो दिखाते हैं, ये ज्वाइंट लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है यह आपकी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होती है यह आपकी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसे एक ज्वाइंट लाइन से टीएस डायग्राम पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? पहला कहता है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होती है ये कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होती है। ठीक है, या इसे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, थ्रोटलिंग को एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रिया या आइसेंथैल्पिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब क्या है? मान लिया मैं आपसे कहूं कि पॉइंट 3 पर जो एंथैल्पी है ये है H3। ठीक है, और पॉइंट 4 पर जो एंथैल्पी है ये है H4। ठीक है, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए क्या होगा? H3 इज इक्वल टू H4 हो जाएगा। ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए क्या होगा? H3 इज इक्वल टू H4 हो जाएगा। ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए H3 इक्वल टू होगा H4, और ये H क्या कहलाता है? ये H कहलाता है एंथैल्पी। ठीक है, H होता है एंथैल्पी, H होता है यहां पर एंथैल्पी, एंथैल्पी। ठीक है, H यहां पर होता है एंथैल्पी। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसके लिए एंथैल्पी दोनों पॉइंट पर सेम रहती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, इसे हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। और जो थ्रोटलिंग होती है यह एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, यानी कि इसके लिए एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो थ्रोटलिंग इज ऑल्सो नोन एज ए कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस या आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, यानी कि इसके लिए एंथैल्पी क्या रहेगी? इसके लिए एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, यानी कि H3 इज इक्वल टू H4 रहता है। ठीक है, चलिए
थ्रॉटलिंग को स्थिर एंथैल्पी प्रक्रिया या आइसेंथैल्पिक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब भी होगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, मान लिया इस लाइन का प्रेशर कितना है, मैंने कहा पी कंडेंसर के बराबर है, इसका प्रेशर पीई के बराबर है। ठीक है, तो पीसी से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि तापमान भी कम हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब भी होती है उस केस में प्रेशर हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, थ्रॉटलिंग हमेशा दबाव में कमी का परिणाम होता है, यानी कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब भी होगी प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद थ्रॉटलिंग हमारी कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जॉइंट लाइन से नहीं दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। थ्रॉटलिंग हमारी एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, थ्रॉटलिंग क्या है, एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, थ्रॉटलिंग क्या है, एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, थ्रॉटलिंग में होता क्या है, जैसे ही रेफ्रिजरेंट ट्यूब से पास करता है उसका प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लो, आज यहीं तक रखेंगे हम लोग। एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। ठीक है, और आज की कहानी को फिर करते हैं यहीं पर समाप्त। ठीक है, टॉपिक अच्छा है, थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, रीजन क्या है, फर्स्ट टाइम जब भी आप कुछ चीजें पढ़ते हो वो थोड़ी थोड़ी आपको टफ लगती है। ठीक है, अब सीधा थ्योरी नहीं करा सकता हूं, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ताकि आपका दिमाग खुले और आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें आनी स्टार्ट हो। चलिए तो बच्चे हम सबसे पढ़ रहे हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन में, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वीसीआरएस। वीसीआरएस क्या होता है, वीसीआरएस होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपको ये सेम ऐसे लिखा दिखाई दे सकता है, या वेपर को हम कहते हैं वाष्प, कंप्रेशन को हम कहते हैं संपीड़न, रेफ्रिजरेशन को हम कहते हैं प्रशीतन, और सिस्टम कहा जाता है प्रणाली। ठीक है, चलिए वीसीआरएस में जो कंपोनेंट होते हैं, एक आपको देखने को मिलेगा इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट जो होगा यह हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बढ़ा देता है। ठीक है, कंडेंसर में जाकर रेफ्रिजरेंट से हीट बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब हमें कंडेंसर प्रेशर से इवापोरेटर के प्रेशर पर आना है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होती है, एक नैरो क्रॉस सेक्शन की ट्यूब होती है जैसे कैपिलरी ट्यूब, और जैसे ही रेफ्रिजरेंट इसके अंदर से पास करता है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं और हम 0.4 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, चलिए तो ये सारा मैंने आपको बताया किस तरह से होता है। फिर हमने बात की कंप्रेसर। कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि तापमान और दबाव दोनों को बढ़ा देती है। ठीक है, कंप्रेसर चलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो यह एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। ठीक है, फिर बच्चे हमने बात की यहाँ पर कंडेंसर की। तो कंडेंसर कांस्टेंट प्रेशर पर यानी कि स्थिर दाब पर वर्क करती है। ठीक है, और जब आप अपने घर का एसी देखोगे या रेफ्रिजरेटर देखोगे, उसमें पीछे जाकर जो खड़े होगे इस तरह से जाली आपको दिखाई देती है दोनों में, जहां से हीट बाहर निकल रही होती है, ये आपकी कहलाती है क्या, कंडेंसर। ठीक है, देखिएगा ये ट्यूब जो आपको दिख रही है, ये ट्यूब आपको दिख रही है, ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब, और ये जो रखा हुआ है ये रखा हुआ है यहाँ पर कंप्रेसर। ठीक है, इवेपोरेटर अंदर की तरफ होगा क्योंकि वो अंदर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और फिर हमने बात की थ्रॉटलिंग डिवाइस की, और थ्रॉटलिंग कैसी प्रोसेस है। ठीक है, यह एक कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, यहां पर प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, और यह एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये प्रेशर नहीं होगा, यह आपका ये प्रोसेस होगा। थ्रॉटलिंग आपकी एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए रखेंगे इतना ही। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। छोटी मोटी चीजें हैं, क्लियर करते जाना है। और कल मैं आपको पहले क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन दिखाए आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको सिर्फ चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है,
जो वर्डिंग में बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है। टाइम आपको लगेगा, रीजन क्या है, कुछ भी नई चीजें विद कॉन्सेप्ट आप सीखो तो दिमाग थोड़ा खुलने में टाइम लगता है। एक थ्योरी सीधा रटा देना, ठीक है, आपको सीधी थ्योरी में चटा दूं, ठीक है। अब ये टूल्स वगैरह तो है नहीं कि भैया जैसे कि अभी देखा होगा, सुबह हमने बात की, ये स्निप्स होती है, ये काटती है, ठीक है, ये आपकी कैची होती है, ये काटती है, ये स्पैनर होता है, ये नट बोल्ट खोलता है, तो ऐसा तो है नहीं। ये है कॉन्सेप्ट वाली चीजें। कॉन्सेप्ट सुनोगे, सीखोगे, समझोगे, उसमें लिटिल बिट टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन 1 से 2 बार जब आप वीडियोस को देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और क्लैरिटी आपकी अच्छे से इंप्रूव करने लगेगी, ठीक है। चलिए तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। और कल हम स्टार्ट करेंगे थ्रोटलिंग, मैं आपको बता ही चुका हूं। और कल मैं आपको इवेपोरेटर बता के पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको कुछ कुछ चीजें और समझ में आने लगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में।